Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are starting chapter number 7, transformation of stress and strain. इस चैप्टर में हमने स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन केसेस में फ़र्क क्या होता है, और फिर इसके इनको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम डायरेक्टली आएंगे इस चैप्टर के टाइटल की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस जो कि मेन टॉपिक होगा कि स्ट्रेसेस की ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब क्या है और वो कैसे हम कैरी करते हैं और उसका एडवांटेज हमें क्या होता है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी आउटकम्स हैं ये बारी बारी मैं आपको ना साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी डिस्कस करने से ज़रा उस तरह आप पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है स्टेप बाय स्टेप मैं साथ साथ आपको बताता जाऊं, तो वो अब्जॉर्ब भी हो जाएगा, या एट द एंड हम समरी में इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये फर्स्ट स्लाइड में एक चीज़ इफेक्ट बताने की कोशिश की गई है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई होती हैं, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस रिएक्शन जनरेट करती हैं, ठीक है। और जब बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस होती हैं तो उनको अपोज करने के लिए अंदर स्ट्रेसेस एटॉमिक नेचर पे या मॉलिक्यूल नेचर पे अंदर रिएक्शंस स्ट्रेसेस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल टू इन एक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस वो इंटरनल स्ट्रेसेस का रिएक्शन उनके साथ स्टैटिक एक्विवेलेंसी में होती हैं। ये एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनल का वो स्ट्रेसेस की फॉर्म में आना, ये तीनों चीज़ें एक किस्म की एक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक एक्विवेलेंसी के तहत ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्शन का केस अगर हम एज्यूम करें, तो किसी चीज़ के ऊपर अगर हम कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो या कोई शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, तो अगर तो वो ओवरऑल अगर वो लगाते हैं तो वो उस मटेरियल के अंदर विद इन वो शेयर स्ट्रेसेस जो छोटी छोटी होती हैं वो सारी मल्टीप्लाइड बाय डायामीटर वो करें तो एक स्मॉल टी बहुत से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। टॉर्क छोटे छोटे से टॉर्क्स बनते हैं, उन सबको ऐड करें तो वो ओवरऑल इसी टॉर्क के बराबर होते हैं जो आपने लगाया है, ठीक है। तो ये टॉर्शन के केस में भी हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि स्मॉल जितने भी इंटरनल टॉर्क्स हैं वो बाहर के आउट जो अप्लाई टार्क है उसके बराबर आ जाते हैं। इसी तरह बेंडिंग के केस में एक चीज़ बताई गई है कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस लीनियर इन जेड, मतलब ये तीन एक्सिस बताए गए हैं एक्स वाई और जी, और नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर लीनियर है जी में, जी एक्सिस में ये लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इसके लेफ्ट वाले ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अबाउट एक मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये जी एक्सिस में लीनियरली वेरी करें फोर्सेस, तो ये फोर्सेस वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जनरेट करेंगी और हमें ये नज़र आएगा, ठीक है, बेंडिंग की शक्ल में। इसी तरह नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर वो लीनियर हो वाई में, ठीक है, वो वाई में लीनियर हो तो वो ऑब्वियसली जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जनरेट करेंगी, ठीक है। तो ये अप्लाइड और इंटरनल विद इन मटीरियल, ये बॉडी काटी गई है और इंटरनली देखा गया कि मूवमेंट यही इसी के बराबर आएगा। इसी तरह शेयर फोर्सेस को अगर देखें जो अप्लाइड होंगी शेयर फोर्सेस या कोई भी अप्लाई करते हैं, तो उनको जब आप कटिंग करें तो अंदर वो उसी के मतलब वो जो अप्लाइड शेयर फोर्स है वो V इज़ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल एरिया, वो उसके बराबर वो भी स्टैटिक एक्विवेलेंसी में आती है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह पता है, हमने काफ़ी ये पढ़ी हुई हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। अप्लाइड जो करते हैं वो हर पार्टिकल की जो रिएक्शन फोर्स है
मल्टीप्लाइड बाय उस पार्टिकल का एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस पार्टिकल का एरिया, सॉरी, तो वो एक स्मॉल स्ट्रेस बनाता है, और वो सारी स्मॉल स्ट्रेसेस मिल के वो ओवरऑल स्ट्रेस एक बनाती हैं, ठीक है। और अगर उनकी स्मॉल फोर्सेस निकाली जाएं, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है, तो वो सारी फोर्सेस को N1 N2 N3 N4 इन सारी फोर्सेस को मिलाएं तो ओवरऑल एक्सटर्नल जो अप्लाइड यूनिफॉर्म नॉर्मल फोर्स लगाई गई है, ठीक है, वो उसके बराबर आ जाती है। तो ये स्टैटिक एक्विवेलेंसी, ये ऑलरेडी हमें एक चीज़ अच्छी तरह पता है, हमने सारे केसेस में टॉर्शन, बेंडिंग, एक्सियल, इन तीनों केसेस में हमने इसको पढ़ा है। अच्छा, ये स्लाइड यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स आएंगी, ये चीज़ भी हमने इसको मतलब ये कोर्स स्टार्ट होते वक्त फिज़िकल क्लासेस में इसको तब भी पढ़ा था कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस जब हमने स्टार्ट किया था उसमें एक बॉडी, रैंडम बॉडी एज्यूम की थी, और रैंडम बॉडी पे लगने वाली मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मुख्तलिफ फोर्सेस हमने एज्यूम की डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ, P1 P2 P3 P4, और हमने ये एज्यूम किया कि इन ओवरऑल फोर्सेस के नतीजे में इस बॉडी के अंदर अगर काट के देखा जाए तो एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट जिसका फेस x डायरेक्शन में है, ठीक है, x के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा A जिसका एरिया है, उस पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो डेल्टा एफ एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह डेल्टा वी वाई डायरेक्शन में, और डेल्टा वी जेड वो जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको नोटेशन को लिखने का तरीका भी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी क्लास में। डेल्टा एफ एक्स, मैं इसे जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, डेल्टा एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में, और इसी तरह ये इस एलिमेंट के जो पैरेलल में ऊपर की तरफ होगी, ये ऑब्वियसली इस छोटे से एलिमेंट के लिए शेयर फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी, क्योंकि इसके पैरेलल ही ऊपर जा रही है, लेकिन इसलिए ये फोर्स क्योंकि पैरेलल में ऊपर जा रही है शेयरिंग अफेक्ट क्रिएट करेगी, लिहाजा हम इसे वी की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा वी। डेल्टा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट पर लगने वाली फोर्स भी स्मॉल होगी, डेल्टा वी। और ये फेस जिस फेस पे लग रही है, ये क्योंकि एक्स के परपेंडिकुलर है तो अपर सबस्क्रिप्ट में हम इसको x लिखेंगे, और जिस डायरेक्शन में इस फोर्स की, मतलब ये फोर्स जिस डायरेक्शन में है, जिस एक्सिस के डायरेक्शन में है, वो y नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये नोटेशन ऑलरेडी हमें पता है। इसी तरह ये फोर्स डेल्टा v, ये भी शेयरिंग फोर्स है, एक्स जी, x ये वाला फेस, x एक्सिस वाला फेस, और z की डायरेक्शन में, ठीक है, डेल्टा एक्स जी। ये हमें चीज़ पहले से मालूम है, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। इसी तरह सिग्मा एक्स सम ऑफ ऑल वो फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, ठीक है। इसी तरह शेयर स्ट्रेस जो है वो शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय शेयरिंग एरिया, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मैं आपको रिकॉल कराने के लिए ये देखें, स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हर क्यूबिक एलिमेंट के ऊपर वो जो पॉसिबल स्ट्रेसेस आ सकती हैं उनको हमने वो शो भी किया था, और उनको फिर उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह आता है वो भी सारा ये पूरा हमने बनाया हुआ था, ठीक है। और फिर इसके दौरान हमने मतलब एक जेड एक्सिस के अबाउट लेकर मूवमेंट भी जनरेट किया, मुख्तलिफ एक्सिस के अबाउट लेकर मूवमेंट जनरेट करके हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, और असाइनमेंट भी मैंने आपको दी थी। ओके, मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि इसमें मैंने एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आपसे ये किया था जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था और आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दिया था, वो ये कि मिनिमम हमें कितनी जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हैं वो रिक्वायर है कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारे पास जो आ रही थी, हर फेस के ऊपर 3 स्ट्रेसेस हैं और 6 हमारे फेसेस थे, 18 नंबर ऑफ स्ट्रेसेस हमारे पास हैं टोटल, ठीक है।
लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेसेस जो रिक्वायर हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस को शो करने के लिए वो हमारे पास 6 आ रही थी। वो आपको याद होगा, ठीक है। और वो कौन कौन सी थी? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा सी, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस में। और शीयर स्ट्रेस में टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी और टॉ जी एक्स, ये 6 स्ट्रेसेस बनती हैं जो कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो कि नज़र आ रहे हैं 3 फेसेस, और 3 फेसेस जो नज़र नहीं आ रहे उनको भी रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जी इज इक्वल टू टॉ जी वाई, टॉ जी एक्स इज इक्वल टू टॉ एक्स जी, ये सारी आपस में बराबर होती जाती हैं बैक फेसेस के, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये 6 स्ट्रेसेस जो हैं ये चाहिए होती हैं सिर्फ, और फिर हमें ये पूरा हो जाता है, मतलब हम कम्प्लीटली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस क्यूबिक एलिमेंट को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्यूबिक एलिमेंट जो है, ये क्यूबिक एलिमेंट, ये बेसिकली लेट्स सपोज ये एक हमारे किसी शाफ्ट का था, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक शाफ्ट है, उसके ऊपर हम एक टॉर्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये फिक्स है एक एंड से ये शाफ्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर टॉर्क हम अप्लाई करते हैं, और ये जो एलिमेंट हमने भी शो किया है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, लेट्स सपोज ये एलिमेंट इसके ऊपर एक बना हुआ था, ठीक है, ये वाला एलिमेंट था जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट, अब हमने एक टॉर्क लगाने जनरेट करने के लिए हमने कोई फोर्स ही लगाई होगी ना, ऑब्वियसली कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाई होगी। तो ये फोर्स हमने एक ख़ास लेट्स सपोज 100 न्यूटन फोर्स लगाई, तो इस मटेरियल ने थोड़ा सा ट्विस्ट होना शुरू किया, ठीक है, इस बार ने ट्विस्ट होना शुरू किया, इसके अंदर एंगल ऑफ ट्विस्ट आना शुरू हुआ। अब जिस वक्त एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं आया, ठीक है, उस वक्त इस एलिमेंट, इस क्यूबिक एलिमेंट जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है, इस क्यूबिक एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस की कोई ना कोई वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर है, लेकिन ये इसी फोर्स के अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता अब रोटेट कर रहा है, एक ख़ास एंगल ऑफ ट्विस्ट में जाके इसने सेट होना है। तो लेट्स सपोज ये थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट रोटेट कर गया या 1 डिग्री रोटेट कर गया, तो अब हमने देखना है एज ए डिज़ाइन इंजीनियर कि सिग्मा एक्स की वैल्यू वही है या सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स डैश हो गई है, यानी कि बढ़ गई है या कम हो गई है। टॉ शियर स्ट्रेस टॉ एक्स वाई की वैल्यू टॉ एक्स वाई ही है या टॉ एक्स डैश वाई डैश हो गई है। और इसी तरह जब ये 100 न्यूटन फोर्स की वजह से इसके लेट्स सपोज थीटा की वैल्यू वो 30 डिग्री चली हो गई है, ठीक है, ये काफ़ी हो गया, और ये जो हमारा पास एलिमेंट है वो काफ़ी रोटेट कर गया हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी रोटेट कर गया हुआ है लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं रहा, ओरिजिनल ओरिएंटेशन में नहीं है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि सिग्मा की वैल्यू वो बढ़ गई है या कम हो गई है, इसी तरह शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है, ठीक है। तो ये हमें एज ए डिज़ाइन इंजीनियर वो जानना है ताकि हम उस बढ़ी हुई वैल्यूज़ को जानें और उस बढ़ी हुई वैल्यूज़ के मुताबिक हम अपने डायमेंशंस को डिज़ाइन करें या फाइंड आउट करें, ना कि हम शुरू वाली जो सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ हैं, सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ हैं, हम उसी की बेस पे सिर्फ डिज़ाइन करते रहें या टॉ एक्स वाई की वैल्यूज़ पे ही सिर्फ डिज़ाइन करते रहें। तो लेट्स सपोज वो वैल्यूज़ कम थी और रोटेशन होने के बाद सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू वो बढ़ गई, टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू बढ़ गई लेट्स सपोज, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन फिर फेल ना हो जाए, हमने इसकी बेस पे डिज़ाइन किया था इनिशियल की बेस पे, और वो
एक रोटेशन के बाद, ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद, वो सिग्मा एक्स और टा एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारा डिज़ाइन फेल हो सकता है इसकी अलाउबल 100 मेगा पास्कल पे हो, और ये जो है फॉर एग्जांपल ये 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही हो अंदर जो जनरेट हो रही है सिग्मा एक्स डैश की, तो डिज़ाइन हमारा ऑब्वियसली फेल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें ये जानने की ज़रूरत है कि किस रोटेशन एंगल पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ आ रही हैं नॉर्मल और शेयर की। इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको अज्यूम करते हैं कि एलिमेंट, जैसे हमने ये किया ना, ये एलिमेंट पहले नहीं रोटेट किया था, अब हमने इसको रोटेट करवाया किसी थीटा एंगल पे, लेट्स सपोज इसी तरह हमने इसको थीटा एंगल पे रोटेट करवाया। अब मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात बताई कि सिंप्लिसिटी के लिए हम ये करते हैं कि हम प्लेन स्ट्रेस केस जो है ना वो अज्यूम करते हैं। प्लेन स्ट्रेस केस क्या होता है, आमतौर पे भी चीज़ आती है, मैं थोड़ा सा बाद में इसको ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि प्लेन स्ट्रेस केस ऐसा होता है कि जिसमें जो हमें स्ट्रेसेस मिलती हैं ना, जो स्ट्रेसेस मिलती हैं वो एक प्लेन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्यूबिक एलिमेंट है, इसका ये जो z एक्सिस वाला सामना फेस है, ये वाला फेस, और z एक्सिस ये z एक्सिस का ये वाला सामने वाला फेस, और z एक्सिस के पीछे वाला फेस, ये वाला फेस, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि इस प्लेन पर सॉरी मेरे ख्याल से मैंने ना ये बोल दिया कि प्लेन स्ट्रेस केस में एक प्लेन में स्ट्रेसेस आती हैं, प्लेन स्ट्रेस केस में एक प्लेन में स्ट्रेसेस ज़ीरो होती हैं, बाकी जो है ना फेसेस पे वो बेसिकली आती हैं सारी की सारी स्ट्रेसेस, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इसको ज़रा दोबारा आपको क्लियर करके बता दूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि प्लेन स्ट्रेस केस का मतलब क्या है। प्लेन स्ट्रेस केस वो के ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लेन स्ट्रेस केस एक ऐसा केस है जिसमें एक प्लेन के अंदर हमें स्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं, एक प्लेन के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्यूबिक एलिमेंट है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि हमें लेट्स सपोज ये वाला z एक्सिस है, ठीक है, ये z है, ये x है, ठीक है, ये y कर लें, ये z कर लेते हैं, और ये वाला x कर लेते हैं, ठीक है, x y और z। तो अगर हम ये कहें कि z एक्सिस वाला फेस, ठीक है, एक ये वाला फेस, ठीक है, z एक्सिस की डायरेक्शन में हमें कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। वो मैं आपको कुछ केसेस भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा मुमकिन है, हम रूटीन लाइफ में देखते भी हैं। तो z एक्सिस की डायरेक्शन में हमें कोई स्ट्रेस देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो वो फिर बाकी पॉसिबिलिटीज़ कौन सी रह जाती हैं, फिर पॉसिबिलिटीज़ ये रह जाती हैं कि इसमें एक ये वाली सिग्मा y, ठीक है, और एक ये वाली स्ट्रेस, ठीक है, इसका नाम टॉ y x, ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और एक तीसरी स्ट्रेस होती थी ये वाली, ठीक है, टॉ y z, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बात की है कि z की डायरेक्शन वाली जितनी भी स्ट्रेसेस हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक है, इस वजह से ये वाली हम नहीं लिखेंगे, ये क्योंकि z की डायरेक्शन में है। तो लिहाजा एक फेस के ऊपर हमें यहाँ पे दो मिल गई। इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो एक हमें ये मिलेगी और एक डाउनवर्ड मिलेगी, ठीक है।
तो इसी तरह हर फेस के ऊपर दो दो मिलेगी, जी एक्सिस वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। जी एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं मिलेगी, जी एक्सिस की फेस पे यानी कि इस फेस पे इसके पैरेलल, मतलब इस फेस पे हमें कोई देखने को नहीं मिलेगी सिर्फ, और जी एक्सिस की डायरेक्शन में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जी एक्सिस के फेस पे भी कोई नहीं, और हमें जी एक्सिस की डायरेक्शन में भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा केस जिसके में एक प्लेन के ऊपर ही, मतलब एक प्लेन, कौन से वाला प्लेन है, ये वाला वाई जी प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन वाई जी प्लेन, ठीक है। वाई जी प्लेन के अंदर वाली ही सारी की सारी हमें स्ट्रेसेस देखने को मिल रही हैं। अब आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिकली ये मुमकिन है या नहीं है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा कि रूटीन लाइफ में थिन मेटल शीट्स या थिन प्लेट्स वो अक्सर यूज़ होती हैं। जैसे ये प्लेट है, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे पास मेनली, ठीक है, वो इसकी डायरेक्शन में, इसमें अगर हम देखें कि हमें सिर्फ जितनी भी फोर्सेस या स्ट्रेसेस देखने को मिल रही हैं वो सिर्फ एक प्लेन में मिल रही हैं, ये वाली प्लेन में, ठीक है। इसकी इस डायरेक्शन में, ये जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है जिसमें ये मैं माउस मूव कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में हमें कोई फोर्स या वो स्ट्रेस देखने को नहीं मिल रही। वो इस वजह से क्योंकि इसकी इस डायरेक्शन में मटेरियल बहुत कम है। तो मटेरियल कम होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन वो इस मटेरियल की इस तरफ होती ही नहीं है, हम अप्लाई ही नहीं करते इसमें आमतौर पे, ठीक है। तो इसमें वो जनरेट नहीं होती। इसी तरह हमारे पास एक और केस है, मैं थोड़ा आगे करके ना ये दिखाता हूँ। ये एक स्फेरिकल प्रेशर वेसल है, स्फेरिकल प्रेशर वेसल, इसकी शीट भी बहुत थिन होती है। इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं वो बाकायदा तौर पे वो इसके कर्व्स के अंदर हूप स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। इसकी शीट की ना अंदर मटेरियल के अंदर थिकनेस वाइज अंदर स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती, इसकी शीट के अंदर जनरेट होती हैं। तो उनकी डायरेक्शंस भी खैर वो ये बाकायदा डिज़ाइन ऑफ प्रेशर वेसल, ये हमारे आर्टिकल में भी है, और उसमें हूप स्ट्रेसेस किस तरह जनरेट होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी मटेरियल बहुत थिन होता है, वो मतलब थिकनेस इसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डायमेंशंस। तो थिकनेस वाली डायरेक्शन के अंदर हम कोई स्ट्रेसेस या फोर्सेस नहीं लगाते, ठीक है, और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत आती भी हैं तो उसको नेग्लेक्ट करते हुए हम दूसरी जो लेटरल डायरेक्शंस हैं जो इनकी डायमेंशंस बड़ी हैं उन डायमेंशंस में मेन लोडिंग अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हाँ अभी तक मैं बात कर रहा था कि प्लेन स्ट्रेस केस। तो प्लेन स्ट्रेस केस एक ऐसा केस है जिसमें एक प्लेन के अंदर ही हमें स्ट्रेसेस देखने को मिलती हैं, जैसा कि अभी हमने ये बात की थी। तो हम इस क्यूबिक एलिमेंट जिसको हम रोटेट करवाना चाह रहे थे, मतलब वो एक फोर्स लगाई टॉर्जन के केस में, तो वो लेट्स सपोज ये एलिमेंट रोटेट होकर इस तरफ आ गया। जो सिग्मा एक्स है ऑब्वियसली वो सिग्मा एक्स नहीं रहेगा, वो सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा। जो टा एक्स डैश वाई डैश है वो जो टा एक्स वाई था वो टा एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। इसी तरह हर सिग्मा वाई डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट रोटेट करता है किसी एंगल पे तो सब की वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। आया कि वही रहती हैं, चेंज होती हैं, ये कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अभी लेट्स सपोज हमने उनका नाम दिया है कि वो सिग्मा एक्स डैश में हो गया, टॉ एक्स डैश वाई डैश, सिग्मा वाई डैश, हर एक की वैल्यू को दूसरा नाम दे दिया, और बाद में इसे चेक करेंगे आया कि वो चेंज हुई हैं, बड़ी हैं या कम हुई हैं, ठीक है। इनको बाद में हम देख लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर हमने प्लेन स्ट्रेस केस ज्यूम करना है
सिंप्लिसिटी के लिए हम प्लेन स्ट्रेस केस एज्यूम करते हैं कि बजाय कि हम 3D में बात करें, हम प्लेन स्ट्रेस केस एज्यूम कर लेते हैं कि थिन मेटल शीट है और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर स्ट्रेसेस और फोर्सेस आ रही हैं। अगर एक ही प्लेन के अंदर आ रही हैं तो ये क्यूबिक एलिमेंट कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। इसकी जो जी एक्सिस वाली फोर्सेस होंगी या स्ट्रेसेस होंगी उनको हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। टॉ एक्स जी, सिग्मा जी भी ज़ीरो, टॉ एक्स जी भी ज़ीरो, सिग्मा जी भी ज़ीरो, टॉ एक्स जी भी ज़ीरो, टॉ जी वाई भी ज़ीरो। जी की डायरेक्शन वाली जितनी होंगी उनको ज़ीरो कर दिया, बाकियों को हमने लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और इसको देखें कीनली तो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा, ठीक है, कि ये चीज़ हमारी 2D में बेसिकली चली गई है। अब z डायमेंशन में जितनी भी थी वो हमने ज़ीरो कर दी, तो हमें ये कुछ इस तरह नज़र आएगा, सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई, ठीक है, सिग्मा वाई, ठीक है, ये चीज़ नज़र आएगी। अब हमने एलिमेंट रोटेट होने की बात भी की थी, तो एलिमेंट रोटेट करना है तो लेट्स सपोज ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, सिग्मा एक्स डैश पे चला गया, टॉ एक्स डैश वाई डैश पे चला गया, सिग्मा वाई डैश पे चला गया, थीटा एंगल रोटेट कर गया, ठीक है। तो इस चीज़ को, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी वही दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हम सिर्फ ये करेंगे कि जितनी भी फोर्सेस ये हमारे पास आई थी, ठीक है, ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनका सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है। और ये फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट इस एक्स की डायरेक्शन में फोर्स सिग्मा एक्स डैश डेल्टा है उसको लिख लिया, ठीक है। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि ये 90 के एंगल पर है, ठीक है, ये ज़ीरो है, इसका कोई नहीं आएगा। इस फोर्स का इसकी डायरेक्शन में एक्स डैश की डायरेक्शन में कंपोनेंट इस फोर्स का सिग्मा एक्स डेल्टा एक कॉस थीटा का, आगे ये कॉस कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, कॉस थीटा का कंपोनेंट बनेगा। तो पहले फोर्स पूरी को लिख लें, सिग्मा एक्स, ये माइनस में है नेगेटिव साइड पे, सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा, सिग्मा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा, आगे ये क्योंकि कॉस कंपोनेंट बनाएगा तो कॉस थीटा साथ लिख दिया। इसी तरह ये फोर्स भी नेगेटिव साइड पर है लेकिन साइन कंपोनेंट बना रही है, तो टॉ ये माइनस टॉ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा, ये पहले फोर्स लिख दी और फिर साइन थीटा लिख दिया, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नीचे बेसिकली वो ये हमारे पास जो फोर्स थी ना, ठीक है, हमारे पास डेल्टा ए ये वाला एरिया था, ये वाला जो सामने शेडेड ये जो नज़र आ रहा है रीजन, ठीक है, इसलिए सिग्मा एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए किया तो ये फोर्स बनी। तो यहाँ इस बैक साइड के लिए जो एरिया होगा वो डेल्टा ए का कॉज कंपोनेंट है, इसलिए ये डेल्टा ए कॉज थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ की जो शीयर स्ट्रेस है टॉ एक्स वाई, उसके साथ ये वाला एरिया डेल्टा ए कॉस थीटा लिखा हुआ है। अब नीचे वाला एरिया जो है वो डेल्टा ए, जो ये एरिया है इसका साइन कंपोनेंट है, ठीक है, डेल्टा ए साइन थीटा, टॉ एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स बन जाएगी, टॉ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एरिया डेल्टा ए साइन थीटा पूरा एरिया, ठीक है, ये नीचे वाला स्मॉल एरिया, तो ये फोर्स बन जाएगी। इसी तरह ये सिग्मा वाई डेल्टा ए साइन थीटा ये फोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो इनके एक्स डैश एक्सिस के ऊपर हमने कंपोनेंट्स सारे के सारे लिखने हैं, 1 2 3
4 5 कंपोनेंट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वो कंपोनेंट्स हमने लिख लिए, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स इसके भी बनेंगे इन्हीं से। ये वेक्टर रेजोल्यूशन बहुत आसान चीज़ है, आपको मेरे ख्याल से अब फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप खुद देख लें, कोई इशू नहीं है। जो असल चीज़ काम करने वाली है वो मैं वो आपको रिपीट करवा रहा हूँ बस। तो अब ये पहली इक्वेशन में से सिग्मा एक्स डैश हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सिग्मा एक्स डैश के लिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया और ये इक्वेशन लिख ली। दूसरी इक्वेशन में से टॉ एक्स डैश वाई डैश निकाल लिया और इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ये क्यों किया? ये वही वाली लॉजिक है जो हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, स्टार्ट में बात की है कि हमने ये बेसिकली देखना है कि ये जो एलिमेंट में आने वाली स्ट्रेसेस हैं सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, ये स्टार्ट में बिफोर रोटेशन इस फोर्स की वजह से इसके अंदर स्टार्ट में ही स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है, या आफ्टर रोटेशन जब ये थीटा रोटेट कर जाएगी सिग्मा एक्स डैश हो जाएगी, तो उस वक्त सिग्मा एक्स डैश की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या सिग्मा एक्स का ज़्यादा है। इसी तरह टॉ एक्स वाई का ज़्यादा है या टॉ एक्स डैश वाई डैश का ज़्यादा आफ्टर रोटेशन। तो ये चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि एज ए डिज़ाइनर हमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली स्ट्रेस से गर्ज है, ना कि कम मैग्नीट्यूड वाली स्ट्रेस से। ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली स्ट्रेस अगर हमें पता चला है कि अंदर जनरेट हो सकती है किसी भी एंगल पे, तो हम उसकी बेस पे डिज़ाइनिंग करेंगे। डायमेंशंस जो फाइंड आउट करनी होती हैं हमने अपने कंपोनेंट्स की, वो उसकी बेस पे फिर किया करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसकी बेस पे करेंगे तो फेल हो जाएगा, लिहाजा इसकी बेस पे करेंगे। ओके, हम वापस आते हैं इस पे। तो इस वजह से हमने यहाँ इस इक्वेशन से सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट की है कि वो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू पता चले, और फिर उस वैल्यू में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। फिर अंदाज़ा होगा कि थीटा की किस वैल्यू के ऊपर सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो पता चल जाएगा कि अगर हम इतने एंगल रोटेट करेंगे, इसको इतना एंगल रोटेट करेंगे, तो फिर सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और या शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस एंगल पे ज़्यादा होगी। तो हमें वो एंगल भी पता चल जाएंगे एहतियाती तौर पे कि इतना एंगल अगर हो जाए मटेरियल का या इतना डिफॉर्म कर दें तो इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेसेस इतनी आ सकती हैं और ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं और इसमें एक चीज़ बताने वाली है कि सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन से टॉ एक्स डैश वाई डैश की आ जाएगी, लेकिन सिग्मा वाई डैश की वैल्यू नहीं आएगी। उसके लिए हमने ऐसा करना है कि देखें, अच्छा, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बुक में दी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। मैं सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप्स छुड़वा रहा हूँ, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू हमने निकाली, टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू निकाली, और एंड टू फाइंड सिग्मा वाई डैश द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई डैश इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग थीटा इन इक्वेशन 7.5 बाय द एंगल थीटा प्लस 90। अब वो कहना चाह रहा है कि क्योंकि सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश में 90 का फ़र्क है, तो हम सिग्मा एक्स डैश वाली इक्वेशन में थीटा की जगह थीटा प्लस 90 पुट कर देंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स डैश थीटा पे है, थीटा दूरी पर है, तो थीटा दूरी की बजाय हम थीटा प्लस 90 कर देते हैं तो वाई डैश वाली लोकेशन आ जाएगी। तो इस वजह से वो थीटा की जगह थीटा प्लस 90 पुट करेंगे तो वो वाई डैश वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंस कॉस टू थीटा प्लस 180, खैर ये सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको देख लीजिएगा कि किस तरह ये सिंप्लीफाई किया। तो इसी तरह हमने बस थीटा की जगह थीटा प्लस 90 पुट किया तो हमारे पास सिग्मा वाई डैश की वैल्यू ये सिंप्लीफाई होकर आ गई है, ठीक है। ओके, इसमें ना ये लास्ट पे एक बड़ा अच्छा सा एक चीज़ ज़ाहिर की गई है कि इसको अगर सिंस ये सॉरी एडिंग इक्वेशन 7.5 और 7.7 मेंबर्स टू मेंबर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश इसका जो सम है
ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेसिस का आफ्टर रोटेशन, वो सम बिफोर रोटेशन ओवरऑल नॉर्मल स्ट्रेस के सम के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आफ्टर रोटेशन टोटल स्ट्रेस की वैल्यू और बिफोर रोटेशन स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस की वैल्यू दोनों को ऐड करें तो वो आपस में बराबर ही होंगी। ठीक है, इसमें से ये तो हो सकता है कि एक एंगल पे एक कंपोनेंट बढ़ता जाए और दूसरा कम होता जाए। ठीक है, ऐसा मुमकिन है, मतलब ये अगर 50-50 की वैल्यूज थी, हो सकता है ये 90 पे चला जाए, ये 10 पे आ जाए, और ये हो सकता है ये 100 पे चला जाए, ये 0 पे आ जाए। ठीक है, ये भी मुमकिन है। तो लेकिन फिर भी हमें बस इसके एक के मैग्नीट्यूड से है 100 मेगा पास्कल, अगर हमने 50 की बेस पे डिज़ाइन कर दिया तो 100 मेगा पास्कल वाली चीज़ फेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दोनों का सम जो है ना वो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा सिस्टम का। ठीक है, लेकिन एक आध कंपोनेंट की ज़्यादा ये कम हो सकती है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये देखें कि 7.5 और 7.6 जो इक्वेशन है ये वाली सिग्मा एक्स और टॉ एक्स डैश वाई डैश वाली, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं एक सर्कल की। वो थोड़ा सा हम इस पे कुछ प्रोसेस करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इक्वेशन 7.5 एंड 7.6 आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। दिस मीन्स दैट if a set of rectangular axis is used to plot a point M of abscissa sigma x dash and ordinate as tau x dash y dash, यानी कि हम एक्सिस एक ड्रॉ करें सिग्मा एक्स डैश का और tau x dash y dash का, और किसी भी थीटा वैल्यूज़ के ऊपर हम वो गिवन पैरामीटर जो थीटा है ना उसके ऊपर वैल्यूज़ हम ड्रॉ करते जाएं, तो ऑल ऑफ द जो पॉइंट्स ऑब्टेन होंगे, ऑल ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेन विल लाई ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हमें ना पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि ये सर्कल की बेसिकली इक्वेशंस हैं। ठीक है, टू स्टैब्लिश दिस प्रॉपर्टी, इसको देखने के लिए वी एलिमिनेट थीटा फ्रॉम इक्वेशन 7.5 में से थीटा एलिमिनेट करते हैं, एंड 7.6 बाय कैसे करनी है, बाय फर्स्ट ट्रांसपोजिंग सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 7.5 एंड स्क्वेयरिंग बोथ। ये जो प्रोसेस बताएंगे इनको फॉलो करें और आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें से इसका एक नाम रख दें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 ये किसी सिग्मा का एवरेज लग रहा है, इसको सिग्मा एवरेज का नाम दे दें। ठीक है, इसी तरह सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर है। ठीक है, इसका नाम आर रेडियस के तौर पे हम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ये देखें ना, ये यहाँ पे एक टर्म है, अगर ये रेडियस है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस आप हमारे पास में आता होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस वो आता होता है, हाइपोटेनस अंडर रूट सॉरी। ठीक है, तो वो हम ये उसी फॉर्म में तकरीबन इसको लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ये वाला। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ इक्वेशन 7.9 इज गिवन एज। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आइडेंटिटी इसकी, इस इक्वेशन जो सिंप्लीफाई किया है इसका, वो कुछ इस तरह आ जाएगा सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एवरेज। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस टा एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये देखें ना, ये सर्कल की एक इक्वेशन आ गई है। दिस वेरीफाइज द प्रॉपर्टी ऑफ डायलेटेशन एज। अच्छा, ये कुछ और चीज़ है, ये भी इसको इस पे फोकस करके अपने आप को पजल ना कीजिएगा। ये टॉपिक मैं भी छेड़ना नहीं चाह रहा। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन के बाद हम ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कि इसमें अगर हम देखें कि क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है और हमने ये बात की थी कि
सिग्मा एक्स डैश को एक अगर हॉरिजेंटल पे रखें और टॉ एक्स डैश वाई डैश को वर्टिकल पे रखें और इसमें थीटा पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करें, वो सर्कल में ड्रॉ होंगे। लेट्स सपोज वो सर्कल कुछ इस तरह का है, ठीक है। अगर वो सर्कल इस तरह का है तो सिग्मा एक्स डैश के ऊपर आने वाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल है तो सिग्मा मैक्सिमम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा मैक्सिमम, क्योंकि ये सिग्मा एक्सिस पर है ना, नॉर्मल स्ट्रेसिस पर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है सिग्मा की, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसे सिग्मा मिनिमम का नाम हम दे सकते हैं। इसी तरह ये वर्टिकल एक्सिस शियर स्ट्रेस का टॉ एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ पर टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे नेगेटिव में मिनिमम आएगी, ठीक है, और यहाँ पे टॉ एक्स डैश वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू है। डी पे और ई पे टॉ एक्स डैश वाई डैश का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सर्कल है, ठीक है। तो सी से एम तक, ठीक है, लेट्स सपोज एम पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है, सी से एम तक जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो आर रेडियस हमने भी बात की थी बेसिकली, ठीक है। रेडियस ये वाला जिसको हमने रेडियस के तौर पे लिया हुआ है, रेडियस को ये याद रखना है, एवरेज को ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये m कोई पॉइंट है जहाँ पर अभी लेट्स सपोज हमारी रोटेशन, हमने रोटेट किया एलिमेंट को, तो वो इस पॉइंट पर आया है और इस पॉइंट के ऊपर सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू ये वाली है, ठीक है, ये हमें मिल रही है, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू, और इस पॉइंट के ऊपर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो टॉ एक्स डैश वाई डैश की मिल रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और रोटेट कर जाए तो यहाँ पर आ जाए तो ये सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जब सिग्मा एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू मैक्सिमम होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ये 0 का एक्सिस है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि जिस वक्त सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर, उस वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। और जिस वक्त शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस वक्त सिग्मा की वैल्यू सिग्मा एवरेज होती है, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा एवरेज डिवाइडेड बाय 2, ये सिग्मा एवरेज है, ठीक है, ये सिग्मा एवरेज लिखा भी हुआ है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस सर्कल की, इसको बेसिकली हम मोहर सर्कल बोलते हैं, ठीक है, मोहर सर्कल, MOHR, ठीक है, मोहर सर्कल, ये हम इसको बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा एवरेज, जैसे इधर शो किया हुआ है कि सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू अगर निकालनी है या सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, सिग्मा एवरेज प्लस आर, ठीक है। तो सिग्मा एवरेज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस प्लस कर दिया मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए माइनस कर देंगे। आर की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग लिखी हुई है, द पॉइंट ए एंड बी वेयर द सर्कल ऑफ फिगर 7.7 intersect the horizontal axis are of special interest. Point A corresponds to the minimum value of maximum. ये जो पॉइंट ए है ये नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है क्योंकि सर्कल का मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो ए है, जो कि सिग्मा एक्स डैश की मैक्सिमम वैल्यू रीडिंग दे रहा है। इसी तरह बी सिग्मा एक्स डैश का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश की मिनिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमें ये पता चल गई हैं। बोथ पॉइंट्स आल्सो कोरस्पॉन्ड्स हुआ ज़ीरो वैल्यू ऑफ शीयरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, इन दोनों पे शीयरिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 7.6 इक्वेशन में हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें सिग्मा एक्स डैश की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की कंडीशन पता चल जाएगी, ठीक है। अगर हम 7.6 इक्वेशन में, जो कि सिग्मा एक्स डैश वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, ठीक है, तो उस वाली इक्वेशन में अगर हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया है
कि सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम के वक्त शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो अगर हम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 पुट करेंगे 7.6 में, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक ऐसा रिज़ल्ट होगा जो कि इन 2 पॉइंट्स के लिए वैलिड होगा, इन 2 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स की कंडीशन हमने पुट की है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ये वाला tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 tau एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन का सोल्यूशन जो है ना वो 2 वैल्यूज़ बताता है 2 थीटा पी की। 2 थीटा पी की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू लेट्स सपोज 100 आई है तो दूसरी 280 आएगी। ठीक है, 180 डिग्री दूर आएंगी दोनों, दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो एक 2 थीटा पी की ना 2 वैल्यूज़, इसी तरह थीटा पी की भी थीटा पी की 2 वैल्यूज़ आएंगी सिमिलरली, क्योंकि 2 थीटा पी की 2 है तो थीटा पी की भी 2 है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 ही करना ना। तो थीटा पी की आएगी वो लेकिन 90 डिग्री अपार्ट होंगी। ठीक है, तो वो 90 डिग्री दूर होंगी। ईदर वैल्यू कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन ओरिएंटेशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द प्लेन्स कंटेनिंग द फेसेस ऑफ एलिमेंट ऑब्टेन इन दिस वे। अच्छा, खैर ये ज़रूरी चीज़ आप देखें कि अब ये जो सिग्मा मैक्सिमम है और सिग्मा मिनिमम है, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर हमारा कंसर्न मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस के साथ है। फिर ही हमने डिज़ाइनिंग यानी कि उन वैल्यूज़ की बेस पे डिज़ाइनिंग या डायमेंशंस की कैलकुलेशन करनी है। तो ये सिग्मा मैक्सिमम जो है इसको कहते हैं बड़ी स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाती है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। और ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये बेसिकली किस एंगल पर आई है? थीटा पी एंगल पर। ठीक है, ये जो हमने थीटा पी अभी निकाला है ना, ठीक है, तो ये जो एंगल निकलेगा ये एक ऐसा एंगल है, ठीक है, जिसके ऊपर ये हमने कंडीशन पुट की थी शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0 की, और एक एंगल आया था, इस एंगल का नाम हमने थीटा पी रखा। थीटा पी इसलिए रखा क्योंकि ये एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ रही हैं, और इसी वजह से इस एंगल का नाम भी हमने प्रिंसिपल एंगल या प्रिंसिपल प्लेन ही रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल एंगल रखा है और इस एंगल के ऊपर आने वाला प्लेन प्रिंसिपल प्लेन ऑब्वियसली कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, और जिस एंगल पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आती हैं उनको प्रिंसिपल एंगल्स बोलते हैं, और प्रिंसिपल एंगल्स पे जो प्लेन होता है उसको प्रिंसिपल प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले सिग्मा एक्स था, सिग्मा एक्स से वो थीटा पी एंगल रोटेट किया, तो थीटा पी जब रोटेट करेंगे तो जो हमें सिग्मा की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि थीटा पी पे जो स्ट्रेस आती है वो सिग्मा मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसी तरह सेकंड वैल्यू जो होगी थीटा पी की वो कितने एंगल पर डिफरेंट पे आएगी? वो 90 डिग्री दूर आएगी, यहाँ से 90 डिग्री दूर। ठीक है, थीटा पी प्लस 90, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू सिग्मा मिनिमम आएगी, एक पहली पे। ठीक है, थीटा पी पे मैक्सिमम, थीटा पी प्लस 90 पे मिनिमम। ठीक है, ये इस तरह हम इसको का नोमेनक्लेचर लिखें, मतलब रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे कि थीटा पी मैक्सिमम वैल्यू, फिर थीटा पी प्लस 90 मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसी तरह ड्रा किया करना आप सब ने। और सिग्मा मैक्सिमम दोबारा रिकॉर्ड करवा दूँ, सिग्मा मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो सिग्मा एवरेज प्लस आर है। इधर से दोबारा देखना चाहें आप डायग्राम से, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू वो सिग्मा एवरेज, ये जो सिग्मा एवरेज है, ठीक है, सिग्मा एवरेज प्लस आर है। ठीक है, और सिग्मा मिनिमम की जो वैल्यू है वो सिग्मा एवरेज माइनस आर है। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर इसी तरह सिग्मा मिनिमम इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस आर, ऑब्वियसली से रेंज किया हुआ है, वही किया। सिग्मा मैक्सिमम माइनस या सिग्मा मिनिमम, ये भी हम बात कर चुके हुए हैं। ठीक है, ओके। अब आगे जो किया हुआ है वो सिर्फ ये किया हुआ है कि जिस तरह हमने
मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस निकालने के लिए शियर स्ट्रेस की कंडीशन पुट की थी कि वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू पुट करने के लिए जो सिग्मा एक्स की डैश की वैल्यू है वहाँ पर वो पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा सा कीनली देखें कि ये टॉ एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब सिग्मा की वैल्यू सिग्मा एवरेज के बराबर होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 7.6 इक्वेशन के अंदर ही, ठीक है, वो 7.5 इक्वेशन सॉरी, उसके अंदर हम बेसिकली सिग्मा ये जो हमारा है ना सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू वो सिग्मा एवरेज पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर अरेंज करेंगे सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 पुट की, और फिर अरेंज करके थीटा के लिए सॉल्व किया। थीटा एंगल क्या निकलेगा, और ये ऐसा थीटा एंगल होगा जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस वजह से इसका नाम थीटा एस रखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा एंगल है जिसपे इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, हमने सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू सिग्मा एवरेज पुट करके तो फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, और ये एक इस इक्वेशन जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है उस पे जो थीटा एंगल आएगा जो इक्वेशन से निकालेंगे वो थीटा एस लिखेंगे उसे, कि वो मैक्सिमम शीयरिंग एंगल है, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम शीयरिंग स्ट्रेस जनरेट होती है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स ये वाले, ठीक है, इस पे सिग्मा एवरेज की कंडीशन पुट की, और जो थीटा आया वो थीटा एस जैसे प्रिंसिपल का था, इसी तरह शेयरिंग का एंगल हमने वो लिख लिया, ठीक है। और सेम उसी तरह उसको अरेंज किया तो इक्वेशन हमारे tan 2 थीटा एस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 टी एक्स वाई, ठीक है। और इसकी भी दो वैल्यूज़ आएंगी जो कि 180 डिग्री अपार्ट होंगी और थीटा एस की 90 डिग्री अपार्ट होंगी, ठीक है। तो इसको जाहिर करने के लिए किस तरह लिखेंगे ये भी देख लें कि अगर फ़र्ज़ किया पहली वैल्यू जो है ना वो थीटा एस है, ठीक है, पहली वैल्यू थीटा एस पे वो हमें मिल जाती है ये थीटा एस। जिस वक्त हम लिखेंगे कि ये थीटा एस एंगल है तो थीटा एस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा एवरेज, ठीक है। सिग्मा डैश जो है ना यहाँ पर सिग्मा एवरेज के बराबर है, ठीक है। और क्योंकि ये शेयरिंग प्लेन है, मतलब मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन है, और मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन पे सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा एवरेज के बराबर है, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है वो मैक्सिमम है, ठीक है, वो मैक्सिमम है शेयरिंग स्ट्रेस। तो ये शेयरिंग प्लेन बेसिकली है और ये ओरिएंटेशन है। इन ओरिएंटेशन को कैसे लिखना है ये याद रखा करें। टॉ मैक्सिमम इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख ली, ठीक है, टॉ मैक्सिमम हमारे पास ये आ गई। इसी तरह सिग्मा डैश की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ये जो मैं अभी आपको कह रहा था सिग्मा डैश बेसिकली सिग्मा एवरेज है, तो यही वाला, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग इसमें अगर हम थोड़ा सा ये ऑब्ज़र्व करें कि tan 2 थीटा एस और tan 2 थीटा बी की जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है इन दोनों में फ़र्क सिर्फ नेगेटिव है, ठीक है। इसमें देखें टूटा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई पॉजिटिव था वो, ठीक है, और ये नेगेटिव है और रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो इस तो हम दिस इक्वेशन डिफाइंस टू वैल्यूज थीटा एस डेटा 180 डिग्री अपार्ट एंड दस टू सॉरी, ठीक है। ये कंपेयर अगर करें थीटा बी वाली इक्वेशन को थीटा एस वाली इक्वेशन को,
is the negative reciprocal of theta. Thus angle 2 theta s and 2 theta p are 90 डिग्री अपार्ट। अब इसका मतलब यही है नेगेटिव रेसिप्रोकल का कि 90 डिग्री अपार्ट है 2 थीटा एस और 2 थीटा पी, क्योंकि इक्वेशन में 2 थीटा एस है ना, ठीक है, और ऊपर वाली में 2 थीटा पी है, वो 90 डिग्री अपार्ट बनते हैं फिर तो। और इसका मतलब है फिर अगर ये 2 थीटा एस और 2 थीटा पी 90 डिग्री अपार्ट हैं तो थीटा एस एंड थीटा पी दे विल बी ऑब्वियसली 45 डिग्री अपार्ट, ठीक है। दस द प्लेन, इसका मतलब है कि जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग होगा ना, वो प्लेन ऑफ मैक्सिमम जो प्रिंसिपल प्लेन है ना उससे 45 डिग्री दूरी पर होगा, ठीक है। और ये वो उस रिज़ल्ट को कंफर्म भी करता है जो कि हमने सेक्शन 1.4 में वो पढ़ा था ना, फिगर 1.38 में, ठीक है। इसको रिज़ल्ट को आप देख भी लीजिएगा कि 45 के डिग्री पे किस तरह वो चीज़ फेल होती है। हमने टॉर्शन के केस में भी एक चीज़ बल्कि पढ़ी थी, उसमें भी 45 की डिग्री में ना चीज़ फेल हो रही थी। वो इसी वजह से फेल होती है कि प्रिंसिपल जो नॉर्मल स्ट्रेस से थीटा पी से थीटा एस जो जाता है ना, वो 45 डिग्री एंगल के डिस्टेंस पे वो हमारा प्लेन आ जाता है मैक्सिमम शेयरिंग का। और जब मैक्सिमम शेयरिंग आती है चीज़ उस पर फेल अगर हो, चीज़ ने फेल होना है तो फिर वो मैक्सिमम शेयरिंग पे फेल होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमें कुछ केसेस मटेरियल के 45 डिग्री पे टूटने के भी मिलते हैं, और वो उनकी रीज़न भी बेसिकली यही होती है।